देव क्लासेस में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप सभी छात्र एनसीईआरटी बेस्ड शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर पा रहे हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है 10वीं और 12वीं क्लास के लिए अनसोल्ड पेपरों की, जिसमें से आप सन 2020 से वापसी कम से कम 7 से 8 वर्षों के अनसोल्ड पेपर हल करेंगे, जिसमें से कक्षा 10वीं का 2020 पूरा अपलोड हो चुका है, 2019 पूरा अपलोड हो चुका है और 2018 भी लगभग पूरा अपलोड होने वाला है। तो सभी बच्चे पूरे अनसोल्ड पेपरों को बहुत अच्छी तरीके से हल करें, क्योंकि ये अनसोल्ड पेपर आपकी परीक्षाओं में 100% सफलता दिलाएंगे। यदि आपने कम से कम 5 से 7 सालों के अनसोल्ड पेपर पूरी तरह हल कर लिए और सभी चीज़ों को आप सीख लेते हैं, तो कम से कम 90 से 95% की गारंटी है कि इतने नंबर तो आपके इन्हीं सेटों से फंस सकते हैं, क्योंकि हर प्रश्न कहीं ना कहीं साल 2 साल 3 साल बाद रिपीट होता है। और यदि आपने पूरे अनसोल्ड तैयार कर लिए तो आपको यहाँ से एक अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त और भी एक चीज़ कि आप कहीं भी पढ़ते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अनसोल्ड पेपर कोई भी अध्यापक नहीं करवाता है, ना तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में और ना ही आपको विद्यालय में। ये तो आपको स्वयं करने पड़ते हैं और स्वयं मुझे नहीं लगता कोई बच्चा पूरी तरीके से कर पाएगा, लेकिन अब आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से सभी वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न इसमें निम्न में से कहता है कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला दिया गया है आपका प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ये भी सही है। ये आपकी तीनों चीज़ें सही हैं, लेकिन प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उल्टा पूछा गया, सही नहीं है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है। तो 5 डायोप्टर दिया गया है, तो सूत्र लगाएंगे F बराबर 100/P। P कितना है, 5 है, तो 5 का भाग यदि आपने 100 में दिया तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका 1 का है, वेबर किस राशि का मात्रक होता है। तो वेबर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान विद्युत शक्ति के ताप दीप बल्ब एवं हीटर में से किसका प्रकाश अधिक होगा। मतलब हीटर और बल्ब यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो किस में प्रकाश अधिक होगा। तो ये तो आप सब जानते हैं कि बल्ब में ही प्रकाश अधिक होगा, तो इसमें विकल्प नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है। इसमें कहता है आपके घर के कुल विद्युत उपकरणों की शक्ति कितनी है। 5 किलोवाट है। तो सबसे पहले बात, जब भी किलोवाट मिल जाए तो उसको आपको वाट में बदलना है, तो 10⁻³ का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻³ इसके बाद कहता है विद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है, तो यहाँ पर V का मान कितना दिया गया, 200 वोल्ट। आपने सूत्र लगाया P बराबर V × I, ठीक है। इसके बाद आपको निकालना क्या है, I का मान निकालना, तो I बराबर हो जाएगा P/V। I बराबर P/V, यहाँ से आप मान रख देंगे। I का मान, P का मान आपका दिया गया है 5 × 10⁻³ और V का मान है 200। तो यदि आप इसमें भाग देंगे तो 5000 में 200 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 50/2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25। अगला है, देखिए, कहता है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर ये दिया गया है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। जब प्रकाश किसी धूल या मिट्टी या अन्य सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो यह घटना आपका प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, कहता है निम्नलिखित परिपथ में से 3 ओम के प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा बताइए, ठीक है। यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये 3 ओम और 3 ओम ये किस क्रम में होंगे, इस श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि जब भी किसी प्रतिरोध का
दूसरा सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो क्रम होता है वो श्रेणी क्रम होता है। तो देखिए यहाँ पर कितना निकला श्रेणी क्रम, 3 और 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब इसने 6 ओम के सिरों पर नहीं कहा है, सिर्फ 3 ओम के सिरों पर बोला है, तो आई बराबर होता है V बटे आर। तो V का मान देखिए कितना दिया गया है, 3 वोल्ट दिया गया है, और R का मान अभी भी हमने कितना निकाला, 6 ओम निकाला। तो 3 बटे 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2, और भाग देंगे तो आ जाएगा 0.5 एम्पियर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अब हम अगले प्रश्नों के दौरान उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो जब प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी हम लिखते हैं V से, तो V बराबर हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपका U का मान कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो सूत्र लगाइए आप, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। तो V का मान यदि आपने U का मान यदि अनंत रख दिया तो देखिए कितना आएगा आपका, 1/80 ऋणात्मक बराबर 1/F। तो F का मान निकालेंगे तो -80 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो आपको प्रकृति पता चल जाएगी। ऋण चिन्ह बताता है कि हमारा दिया गया लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस की क्षमता निकालो आप, तो क्षमता P बराबर कितना होता है, 100/F, 100/F। या तो ये रख दो या F बराबर 100/P रख सकते। तो यहाँ पर क्षमता निकालनी है, तो F का मान कितना आया हमारा, 80 आया। और 80 का भाग जब आप 100 में देंगे तो आपका आएगा 1.25 डायोप्टर, और ऋणात्मक है तो आपको यहाँ पर ऋण का चिन्ह भी लगा देना है, तो आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। अतः इसके उपचार के लिए कितना, 1.25 डायोप्टर का अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है ना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के दूरबिंदु इतना इतना है, तो इसमें किस प्रकृति की का लेंस लगेगा, तो आपका इसमें आ जाएगा 1.25 डायोप्टर का लेंस लगाना होगा, तब उसमें सुधार आएगा नेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, इसी में कहता है 15 सेंटीमीटर, इसमें देखिए कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। तो 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है, तो ये आपका दिया गया है O का मान। O का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो F का मान कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। और U का मान कहता है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो U का मान हो गया आपका -20। तो आपने सूत्र लगाया लेंस वाला, इस पे हमें U का मान V का मान निकालना, तो V को हम एक तरफ रख दिए और U को हमने ट्रांसफ़र कर दिए, तो हो जाएगा 1/F प्लस 1/U। यहाँ पर देखिए हमने सभी का मान रखा, FU यहाँ पर F की जगह 15 और U की जगह -20। इसके बाद लासा लेंगे हम लोग 60 का, तो 15 चौको 60, 4 आएगा, 4 को हमने ऊपर रख दिया। फिर हमने 20 का लासा लिया 60 में भाग देकर, तो 20 3 60 और 3 ऊपर आ जाएगा, 4 में 3 गए 1, और V का मान कितना आ गया आपका, 60 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रतिबिंब की लंबाई। तो आपको पता होगा आवर्धन का सूत्र लगाकर हम प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई को निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा वस्तु की लंबाई दिया गया, मतलब O का मान दिया गया है, तो सूत्र लगेगा M बराबर I/O बराबर V/U। तो I का मान हमारा निकालना है, तो I की जगह हमने I रख दिया, O की जगह 10 रख दिया। यहाँ पर देखिएगा O की जगह 10 रख दिया, पहले मिटा देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पर ये 10 रख दिया हमने O का मान, और यहाँ पर V का मान 60 और U का मान -20। जब हम लोग गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो यहाँ पर -30 आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगा। और प्रतिबिंब ऋणात्मक बना है इसलिए ये उल्टा होगा, और कैसा होगा, और वास्तविक भी होगा। तो इसका आंसर था। सभी बच्चों से एक अनुरोध है कि सभी बच्चे इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका कहीं ना कहीं ग्रुप भी बड़ा होगा और हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलेगा, और बच्चों को कहीं ना कहीं आगे की तैयारी करने में मदद भी मिलेगी। तो सभी बच्चे इसको शेयर करें, और जितने बच्चे नए हों वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें,
ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है इस प्रश्न में। कहता है आपने घर के परिपथ में विद्युत फ्यूज की क्या उपयोगिता है, मतलब विद्युत फ्यूज की उपयोगिता बतानी है। और कहता है विद्युत फ्यूज का तार सामान्य तार से कैसे भिन्न होता है। और इसमें एक चीज़ और भी पूछा गया है इस प्रश्न में, एमसीबी को विद्युत परिपथ का पर वरीयता क्यों दी जाती है, मतलब एमसीबी को फ्यूज से ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। तो पहला पॉइंट देखिएगा, इसमें लिखा है विद्युत फ्यूज घर के परिपथ की सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है। ये हमारे घर में आने वाली अतिरिक्त धारा को आने से रोककर स्वयं पिघल जाता है। आप देखते होंगे कि जिस परिपथ में फ्यूज लगा होता है, अगर लिमिट से अधिक वोल्टेज आ जाता है तो ऑटोमेटिक फ्यूज जल जाता है। और जैसे ही फ्यूज जलता है आपके घरों की सप्लाई बंद हो जाती है और जितने भी उपकरण आपके लगे हुए हैं वो सभी उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में है दूसरा उत्तर कि फ्यूज तार कैसे बना होता है। ये इसको देख लेते हैं प्रश्न क्या लिखा है। इसमें लिखा है फ्यूज तार सामान्य तार से कैसे भिन्न होता है। तो इसका उत्तर होगा फ्यूज तार टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। यह एक संरचनात्मक अवयव है जिसका गलनांक कम होता है तथा प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक अधिक होता है, जिससे वह सामान्य तार की अपेक्षा जल्दी पिघल जाता है। इस तार को आप लगाएंगे तो वो सामान्य तार से जल्दी पिघल जाता है अगर लोड अधिक आया तो। अगला है एमसीबी की उपयोगिता पूछी गई थी, तो मैं पहले एमसीबी का पूरा नाम बता दूं आपको। और फ्यूज का नाम क्या है, नीचे लिखा हुआ, दोनों नाम आप लिख लीजिएगा, मिनिएटर सर्किट ब्रेकर, और यह फ्यूज का है फ्यूजन लाइन। और एमसीबी के बारे में देख लें, एमसीबी एक ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होने वाला सर्किट है। एमसीबी में क्या होता है, जैसे धारा ज़्यादा आती है तो ये ऑटोमेटिक पूरा सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से आपके घरों में सुरक्षा हो जाती है। और ये फ्यूज की अपेक्षा और भी तेज़ी से काम करता है। तो ये आपका आज की डेट में फ्यूज से ज़्यादा उपयोगी आपका एमसीबी मानी जाती है। तो जितने भी घर हैं उसमें लोग एमसीबी को मेन लाइन में लगवाना ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसमें कहता है उपयुक्त चित्र द्वारा एक विद्युत मोटर की कार्यविधि समझाइए। मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे अनसोल्ड कर रहे हैं ऑनलाइन हमारे सेटों को, उन बच्चों को कम से कम यह विद्युत मोटर की हर सेट में मिला हुआ है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि विद्युत मोटर, विद्युत धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, ये 2-3 तो आपको तैयार ही करने हैं। ये तो मान के चलिए कि 7 नंबर आपके कहीं छूटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये तो आप इसे नकल समझ लीजिए, ये तो ये समझ लीजिए ये मोस्ट से भी अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर सेट में आते हैं और बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे आप, तो ये आपको जल्दी भी याद होगा और 7 नंबर आपके बिल्कुल श्योर है, मिलते हैं। आपको 3 चीज़ें देखना है, विद्युत मोटर, इसके बाद में दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये आपको 3 याद करना है, 3 में कोई ना कोई आपको हर वर्ष मिलने वाला है। तो इसकी हम चर्चा भी बाद में करेंगे, पहले हम इसका अथवा वाला देखते हैं। अथवा में प्रश्न आया है कि एक सेल के विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर का अंतर समझाइए। पहला प्रश्न तो यह है इसमें, और इसी में कहता है कि सीमित आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जुड़े एक बाह्य प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर और धारा के मापन के लिए यंत्रों की उचित स्थिति दिखाइए, मतलब चित्र भी बनाना है, और आमीटर एवं वोल्ट मीटर के बीच अंतर भी समझाना है। तो पहले हम 3 चीज़ें हैं इसमें, पहला उत्तर देखते हैं इसमें, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। इसमें पहला पॉइंट है कि जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों ध्रुवों के बीच अधिकतम विभवांतर होता है, और यही क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका विद्युत वाहक बल। और विभवांतर क्या है, यह दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। ये बिंदु विद्युत परिपथ के अंदर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर में जो दोनों बिंदु होते हैं वे विद्युत परिपथ के अंदर होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, विद्युत वाहक बल का प्रयोग आपका जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनामो में होता है, परंतु विभवांतर का जो होता है ये किन्हीं 2 बिंदुओं के लिए करते हैं। और जो विद्युत वाहक बल होता है वह विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व बना रहता है, मतलब विद्युत परिपथ समाप्ति भी हो जाता है तो भी इसका अस्तित्व रहता है, क्या, विद्युत वाहक बल। लेकिन विभवांतर टोटली समाप्त हो जाता है, विद्युत परिपथ जैसे भंग होता है इसका अस्तित्व भी अपनी जगह समाप्त हो जाता है।
इसमें कुछ और पूछा गया था, मैं दिखा दूँ आपको। कहता सीमित आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जुड़े एक बाह्य प्रतिरोध के बीच विभवांतर और धारा मापन के लिए, ये आपका पूछ रहा है, विभवांतर और धारा मापन के लिए यंत्रों की उचित स्थिति बताना है। तो इसके लिए हमने आरेख बनाया है, आप देख सकते हैं। कुछ आरेख इस प्रकार का होगा। एक आपने यहाँ पर क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। इसी में आपने, इसी के श्रेणी क्रम में आपने क्या लगा दिया, आमीटर। आमीटर क्या होता है, जो धारा को नापता है, ठीक है। और ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये आपका परिपथ आप बना सकते हैं इसको। अगला इसी में प्रश्न जुड़ा हुआ था कि आमीटर तथा वोल्ट मीटर या ए मीटर या वोल्ट मीटर का अंतर बताइए। तो ए मीटर को देख लीजिए, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ए मीटर अधिक सटीक उत्तर देता है और इसकी रेंज नहीं बदल सकती है, इसका प्रतीक ए होता है, ठीक है। और वोल्ट मीटर में क्या है, ये वी से प्रदर्शित करते हैं, इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। यह सटीक उत्तर नहीं देता है, इसकी रेंज बदल सकती है और इसका प्रतीक कितना होता है, इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था कंप्लीट सोल्यूशन इस सेट का। इसके बाद में एक चीज़ आपकी जो रह गई है उसे आप देख लीजिए, विद्युत मोटर वाला चौथा नंबर था ये। विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मुझे तो लगता है कि पढ़ते पढ़ते ही आपको ये याद हो गया होगा, इतने बार आया है ये। इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ये इसका सिद्धांत है। मतलब जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, आपने देखा होगा, पंखे में भी देखा होगा आपने कि जैसे आप करंट लगाते हैं, तार लगाते हैं, तो क्या होता है, पंखा एक तरफ घूमना चालू हो जाता है। तो उस प्रकार इसी में भी है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, स्वतंत्र का मतलब है यदि पंखा जाम नहीं है तो क्या होता है, पंखा घूमना चालू कर देता है। अब कहता है इसके भाग बताइए। तो इसमें सबसे पहले होता है एक आर्मेचर। आर्मेचर यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है जो कच्चे लोहे के करोड़ पर पृथककृत तार को लपेट कर बनाई जाती है। तो आर्मेचर के मैं आपको बता दूं, ये छोटे छोटे, ये पतले पतले टुकड़े होते हैं लोहे की प्लेट के, जिन्हें जोड़कर एक कुंडली नमूना बनाया जाता है। और उसी कुंडली में लोहे के जो तार होते हैं, लोहे के तार हैं, लोहे की जो करोड़ होती है उस पर आपके तांबे के तार की परत चढ़ाई जाती है। मतलब बार कई फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है, वही आपका आर्मेचर होता है। क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या होता है? यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड कौन से होते हैं? एन व एस होते हैं। इस चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली घूमती, इसी में कुंडली आपकी घुमा करती है। ये आपका चित्र है, ध्यान से देखिए, बहुत कठिन चित्र नहीं है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। विभक्त वलय। विभक्त वलय यह दो अर्धवृत्ताकार वलयों या दो खंडों में विभक्त होकर एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दोनों वलयों से जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर के धुरादंड से जुड़े होते हैं। देख लीजिए, इसमें ये है आपके विभक्त वलय, ये बने हुए हैं, ये आपके विभक्त वलय हैं। ये दोनों क्या हैं? ये विभक्त वलय हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं? देखिए, ये जुड़े हैं आपके आर्मेचर से। ये आर्मेचर ऐसे जुड़े हुए हैं। ये है आपका दोनों साइड में चुंबक, ये क्या है? चुंबक। और ये आपका क्या हो गया? ये विभक्त वाला हो गया। और ये वाला क्या हो गया? ये आपका आर्मेचर हो गया। लास्ट में आ जाता है बुश। विभक्त वलय धातु की बनी दो पत्तियों के दो खंडों को स्पर्श करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें बुश कहते हैं। इन बुशों का संबंध दो संयोजक पेंचों से कर दिया जाता है। बाह्य परिपथ से आने वाली धारा इन्हीं पेंचों से संबंधित होती है। तो ये देखिए, ये भी देख लीजिए बुश कहाँ पर है, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये बुश लगे हुए हैं, ये आपके ये किनारे बुश लगे हैं, यहाँ पर ये बुश लगे हैं। इनसे बहने वाली जो धारा होती है वो यहाँ पर होती है। ये देखिए, यहाँ पर जुड़ा हुआ है तार, ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसकी क्रियाविधि है, तो मैं आपको बता दूँ क्रियाविधि इसमें जो भी है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें आती हैं तो आपको लिखना ही होगा इसको याद करने के लिए।
जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से कुंडली में धारा जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है। यह बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार की रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगाकर एक ही दिशा में कार्य करें। और कुंडली क्या होती है, एक ही दिशा में। आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि पंखा आपका कभी सीधा घूमे और कभी उल्टा भी चालू हो जाए। पंखा सीधा ही घूमता है, इसका मतलब कि एक ही दिशा में बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये सेट कंप्लीट होता है। और इस सेट में दी गई सारी चीज़ों को हमने आपको सारे बिल्कुल एक एक बताया और उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई अपना प्रश्न और भी है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक प्रश्न छूट गया था, इसको मैंने बाद में बता रहा हूँ। इसमें फैराडे की विद्युत प्रेरण संबंधी नियम शायद रह गए थे, तो इसको देख लीजिएगा। इसका जो पहला नियम है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो पहला नियम है, वह किसी नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। फिर से देखिएगा, इसमें इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है, ई, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा फाई या फाई टू माइनस फाई वन की दर। जब भी दर कहते तो बटे कैपिटल डेल्टा टी कर देना, समय में परिवर्तन, तो मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा एक नियम था। ये दूसरा नियम है आपका। वैसे जो पहला मैंने आपको बताया ये आपका दूसरा नियम है और पहला नियम लिखा हुआ है नीचे, लेकिन उल्टा लिख गया है। इसमें देखिएगा, जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं या जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह परिघटना क्या कहलाती है, यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो बच्चों, आज के वीडियो हमारा यही समाप्त होगा। ये पूरा सेट आपने कंप्लीट किया, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह समझ में भी आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। यदि आप पुराने हैं तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपना कमेंट भेजें और कम से कम नाम और विद्यालय का नाम ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बस, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले सेट में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ में। बिल्कुल आग लगा देंगे, जैसा कि आपने स्लोगन देखा होगा, आग लगा देंगे। तो यस, हम आग लगा देंगे और दिखा देंगे कि हमसे बेहतर कोई नहीं। धन्यवाद।